हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 में जो रिटेन क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनका पीएचटी, पीईटी, एमएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जो कुछ होना है इसको कॉमा आप करो, ठीक है? नहीं, इसको ऑब्लिक नहीं, कॉमा, ठीक है? तो ये जो होना है इसके संबंध में आप लोग का जो क्वेश्चंस है कुछ डेट का, वेन्यू का और अदर एस्पेक्ट्स कि डेट कब होना है, वेन्यू कहाँ होगा और अदर एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे इस वीडियो में। देखो, कल आपका जो है आखिरी डेट, आज 24th हो गया, कल 25th है, तो 25th को आपका आखिरी डेट है डीएएफ फिल करने का। तो उस डीएएफ फिल करने में जो भी आप लोग हो, अब कर दो, क्योंकि अंतिम मोमेंट पे इंतजार मत करना। बहुत बार क्या होता है, सर्वर का इशू होता है। अभी भी जिनको कोई इशू है तो वो आप मुझे अपना प्रीव्यू उसका भेज सकते हो। देखो, आप प्रीव्यू भेजते हो तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करो, और जो मेरे से हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको लगेगा कि यस, हमारे साथ आपको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू का तैयारी करना है तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। आपको जहाँ भी अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। मैं एक सपोर्ट के तौर पे आपके साथ हूँ, और जो मेरे से हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी होता है कि आप पहले डाल देते हो, उसके बाद बोलते हो कि हमने ये गलती कर दी। आपको जब बार-बार मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों आपको वार्न कर रहा हूँ फर्स्ट डे से ही इटसेल्फ, कि जो भी कुछ इश्यू होता है, आप बहुत बार होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल से आप गलत करने की कोशिश करोगे। लेकिन हम हमारे साथ ह्यूमन एरर क्या होता है मेनी टाइम, कि हमें लगता है सही है, लेकिन जब दूसरे बंदे को हम दिखाते हैं, तब उसको सामने वाले को पता चलता है कि यस, ये वाला में थोड़ा-सा मिस्टेक, कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो वो आपको दिखाना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू आप भेज दो किसी के पास भी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यदि आपके कोई फ्रेंड है, साथ में है, तो उसको एरर के लिए भेज दो। नहीं कुछ होता है तो आप हमारे पास भेज सकते हो, मैं उसको आपको टाइम दे करके यस बता दूँगा कि तो कल आपका आखिरी डेट है, तो आप उसमें से अब ये ना करो। अब देखो, इसमें से जो आपका अ, डेट के बारे में आप लोग, बहुत लोग कॉन्शियस हैं डेट के बारे में। अब देखो, डेट के बारे में जो क्या है कि डेट मैं जो समझ रहा हूँ अभी तक कि मार्च सेकंड हाफ में आपका होना है। मार्च में मार्च एंड मान के चलो कि मार्च एंड में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्च एंड में, मार्च में किसी भी टाइम मीन्स सेकंड हाफ में ही किसी भी टाइम आखिरी में भी ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेट, एक्सपेक्टेड डेट मार्च एंड स्टार्ट। अब जिसमें जैसे-जैसे सबका पड़ेगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट कम है, और अब एक तो डेट तो यानी कि मार्च सेकेंड हाफ यानी कि एंड मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका वेन्यू है, वेन्यू के संबंध में आप लोग का क्वेश्चन होता है। वेन्यू आपका जो है एग्जाम सेंटर जहां है दिया है, इन एंड अराउंड, या तो उस शहर में आपका हो सकता है, जैसे दिल्ली। दिल्ली में जनरली दो सेंटर होते हैं। इस बार देखो आईटीबीपी है, आईटीबीपी इस बार नोडल है। तो आईटीबीपी जब नोडल है तो आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा? एक तो एक कुछ का टिगरी पड़ेगा। आईटीबीपी जो दिल्ली का जो टिगरी है, तो आईटीबीपी टिगरी में एक पड़ेगा, एक लोग का, माने कुछ लोग का। फिर कुछ का हो सकता है कि आप एक का दे दे, या तो फिर बीएसएफ वाले कैंप में दे दे, या फिर सीआरपीएफ झरोड़ा कलान। तो दिल्ली, तो दिल्ली में 2 सेंटर्स होते हैं। एक सेंटर आपका जो होगा कि जो इन एंड अराउंड आप यूपी वगैरह में हो, ईस्टर्न यूपी और ये इधर, तो इनको और बिहार वगैरह, तो इनको गोरखपुर देता है जनरली, जनरली जो है गोरखपुर देता है। फिर कुछ का सेंटर आपका भोपाल रह सकता है। फिर उधर साउथ तरफ में हैदराबाद आपका सेंटर होगा, होता है। ये होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, होता है नॉर्मली जो है वो आपका। तो ये कोशिश किया जाता है। अब देखो, इस बार कोविड-19 पैंडेमिक है, तो हो सकता है कुछ और सेंटर में बढ़ा दें, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप मानो कि इन एंड अराउंड होता है, तो जैसे जो दिल्ली में है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, उन्होंने दिल्ली में सेंटर दिया था, एग्जामिनेशन सेंटर, तो उनको कोई इश्यू नहीं है, वो आराम से दिल्ली में दे सकते हैं। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो ये मैं लास्ट ईयर वाले से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि क्या-क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि अभी से ही आपको अब डीएएफ आपका फ़ील हो गया है। अब आप जी-जान लगा कर के इसमें दौड़ते रहो, रनिंग करते रहो।
फिजिकल ऐसा चीज़ में बहुत टफ नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा रनर हूँ, आज की डेट में मुझे रन करने के लिए कहोगे तो मुझे भी बहुत चैलेंजिंग होगी क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ एक तरह से, बैठा इन द सेंस फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करता कुछ नहीं हूँ, तो मुश्किल होगा। लेकिन आप जब सीरियस रूप से कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। मेरे साथ ये था कि मैं दोनों बार एक्चुअल भी जब मेरे साथ हो रहा था तो मैं कैजुअल था कि मुझे ये आइडिया था कि इतना मैं आराम से ऐसे कर चुका था। मैं शॉट पुट एक बॉल भी लाया था, तो वो बॉल मेरे पास था, तो मैंने ये कर लिया था। ठीक है, तो मैं आराम से, मुझे कोई इश्यू नहीं था, तो मैंने कर लिया था। शॉट पुट मेन हमको आइडिया नहीं था, तो शॉट पुट हमने ले आया था। लॉन्ग जंप था, तो मेरे लिए वो केक वॉक टाइप का था। रनिंग था जो आपका 16 सेकंड में, वो केक वॉक ही मेरे लिए था। 800 मीटर भी कुछ भी मीन्स ये प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन जिनको लगता है कॉन्फिडेंट इनफ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैजुअल रह सकते हो। जिनको लगता है कि हमें थोड़ा-सा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि लॉन्ग जंप में आप कॉन्शियस रहो। लॉन्ग जंप में सबसे दिक्कत ये क्या होता है कि लोग कूद तो जाते हैं 3.5 मीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 मीटर, ठीक है? तो मेल के लिए 3.5 और फीमेल के लिए 3, तो लॉट ऑफ टाइम है कैंडिडेट कूद जाते हैं, इसमें 3 चांस दिया जाता है, लेकिन आप टच कर जाते हो या तो इस लाइन में या उस लाइन में, या तो आगे वाले लाइन में या पीछे वाले लाइन में, जहाँ से कूदना है या जहाँ कूदना है, तो इन दोनों में से कहीं भी टच कर जाते हो। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो किसी को भी, अब किसी कैंडिडेट का यदि लगता है कि कॉन्फिडेंटली हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस लेवल में, आपको अपना पता है स्ट्रेंथ वीकनेस आपका, तो आप यदि कर सकते हो तो ठीक है, रिलैक्स रहो, लेकिन फिर भी 1-2 बार लॉन्ग जंप देख लो। रनिंग में क्या होता है ना, सबसे ध्यान रखने वाली बात होती है कि अब सब कैंडिडेट ऐसे ही नहीं सोचेंगे। कुछ लोग जो होते हैं जिनका बहुत सारे का मैं डीएफ में देखता हूँ ना कि रनिंग उनका जो है हॉबी है, तो जो वो रनर हैं तो वो दौड़ेंगे। तो ध्यान रखना ना कि जो पर्सन है वो दौड़ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला जो है ग्रुप में दौड़ाएँगे। सपोज़ 100 मीटर वाले में क्या करते हैं ना कि सबसे पहले आपका जो इवेंट होता है 100 मीटर रेस करवाते हैं आपको। तो 100 मीटर वाले में क्या करना है कि जो बंदा पहला, दूसरा पोज़ीशन पे लग रहा है, बस उसको फ़ॉलो करना है आपको, तो आप क्रॉस कर जाओगे। फिर 800 मीटर में कुछ एलिमिनेट हो गए, तो मान के चलो कि जनरली जो होगा कि 30 लोगों को एक बार में बुलाए, तो 30 लोगों में से सपोज़ 5 लोग एलिमिनेट हो गए 100 मीटर रेस। 100 मीटर में भी होते हैं। इस बार तो देखो मौसम सही रहेगा। लास्ट टाइम भी ठंडा के मौसम में, हमारे टाइम में जब हम दोनों बार गए थे तो गर्मी का मौसम था। इनफैक्ट 2013 वाला जो था, यानी 2013 वाला जो है 14 में हुआ था, ऑब्वियसली आपका होता है कि जैसे 2020 वाला आप 2021 में दे रहे हो, तो उस टाइम मई के महीने में, मेरा एग्जैक्ट 22 मई को था 2014 को, यानी 13 वाला जो बैच का था। तो 12 वाला भी शायद कुछ मई में ही था मेरा लगता है। तो उस समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा था और दिल्ली में कि दौड़ना जो है मुश्किल। मेरा रूममेट जो था, तो वो हमसे अच्छा, उसका फिजिकल था, वो हमसे अच्छा दौड़ सकता था। लेकिन उसको भी बोला कि प्रॉब्लम हो रहा था इतना हाई टेम्परेचर में दौड़ने में। तो इस वजह से मान के चलो इस बार जो है टेम्परेचर आपका कम रहेगा, तो कहीं न कहीं कम्फर्ट आप फ़ील करोगे। तो 100 मीटर, 800 मीटर में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन देखो किसी का गिर गया, कोई कोई पैर फँस गया, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, तब दिक्कत हो जाता है। हर बार, दोनों बार में देखा मैंने कि एलिमिनेट होते हैं लोग 100 में भी। जब मैं फर्स्ट टाइम 2012 आईटीबीपी टिगरी में मेरा था 2012 वाला में, और 13 वाला जो मेरा था झरोडा कलान में था, सीआरपीएफ झरोडा कलान, और फर्स्ट वाले में था 2012 वाले बैच में, वो आपका आईटीबीपी टिगरी में है। तो दोनों में, टिगरी वाले में जब मैं आईटीबीपी वाले में गया था, तो उसमें देखिए ज़्यादा लोग रिजेक्ट हुए थे 100 मीटर में, अच्छा खासा लोग हो गए थे, ठीक है। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम जो 2013 वाले बैच में गया था, तो उसमें कम लोग रिजेक्ट हुए थे। तो आपका ध्यान रखना लेकिन इसमें भी कि इसमें बस ये है कि पैर, कभी-कभी पैर जैम हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है ना। 800 मीटर वाला में तो आप थोड़ा-सा फिर रिकवर भी कर लोगे, लेकिन इसमें आपके पास वन टाइम मिस किए, खत्म आपका हो गया। अब देखो इसमें क्या है, इंस्टेंटली आपको बाहर कर देते हैं। मेडिकल में यदि आपका कुछ इश्यू होता है, तो आपको अदर अपॉर्च्युनिटी दिया जाता है, तो इस वजह से सावधान रहना। लॉन्ग जंप को स्पेसिफिक तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है? ये एस्पेक्ट। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है, वो इंस्ट्रक्शंस को हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको, ये वाला जो आपको मिलेगा, पीएसटी पीईटी लेटर जो मिलेगा, वो उसमें से, तो वो क्या है, आपको डाउनलोड करना है और उसमें से आपको ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। अब हो सकता है इस बार चूंकि देखो कोविड 19 वाला ये रहेगा, तो इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कोविड 19 वाला भी इंस्ट्रक्शंस एक रहेंगे। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये मैं बता रहा हूँ। तो जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, शारीरिक मापदंड या शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सा मापदंड परीक्षा हेतु आपका दाखिला अस्थायी है। मीन्स
द कॉल लेटर टू अपीयर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इज प्योरली प्रोविजनल। प्योरली प्रोविजनल का मतलब है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है या आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे कुछ कैंडिडेट हैं कि सपोज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर दिए, फिर उनका ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट वो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यदि वो जनरल में आ गए तब तो ठीक है, लेकिन यदि जनरल में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, महान होते हैं, जो कि सपोज उनको आइडिया नहीं है फॉर्म फिल करने वक्त, चाहे गलती से किए या व्हाटसोएवर किए, लेकिन सपोज एक सर्विसमैन में डाल दिया, एक्चुअल में वो एक सर्विसमैन का कोटा फुलफिल क्राइटेरिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पास हो गए। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको सपोज आपने इधर जो भी करके डाल दिया, लेकिन वहाँ आपने क्राइटेरिया कैसे भी करके वो दिखा दिया कि यस हम है, लेकिन फाइनली आपका रिजेक्ट भी हो सकता है ना बाद में। तो आपका ये अस्थाई है, प्रोविजनल है। शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सा मापदंड परीक्षा हेतु आपको अपना प्रवेश पत्र एवं विस्तृत आवेदन पत्र डीएएफ साथ में लाना अति आवश्यक है। उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सा मापदंड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। केंद्र परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि इट इज कंपल्सरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड इन द सेंस कि जो आपका ये पीएसटी पीईटी के लिए जो एक आपका लेटर मिलेगा, जो आप डाउनलोड करोगे, वो एडमिट कार्ड इसके लिए होता है। तो उसको आप ले जाओगे, यानी उसका एडमिट उसमें आपको नेम वगैरह और आपका कहाँ वेन्यू है, डेट वगैरह, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहेगी। तो आपको वहाँ ले जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड वो जो मिलेगा, जो आपको डाउनलोड करना है जब आएगा तो, और फिर डीएएफ, आपने जो डीएएफ फिल किया है उसको ले जाना है फॉर द फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू अपीयर पीएसटी, पीईटी and MST center as shown in their admit card and not any other center. No change for center will be entertained. तो ये आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। हाँ, अब एक देखो, एक क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट का होता है कि यदि हमारा उस दिन कुछ एग्जाम या ऐसा पड़ता है, तो आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा जो वहाँ अथॉरिटी हैं। तो वहाँ आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यस हमें जो है चेंज करवाना है डेट, हमारा ये रीजन है, तो आपको मेल करना होगा। जो आपका नोडल अथॉरिटी है वो वहाँ वो आपको कर देंगे। और सम टाइम ये भी होता है कि सपोज किसी भी कारण से, जैसे हमारे साथ भी कुछ इशू था, हमारा एग्जाम था कॉलेज का, इनफैक्ट दोनों टाइम हमारा 2012 वाले बैच में भी हमारा एग्जाम था, 2013 वाले बैच में भी हमारा एग्जाम चलता था पीजी वाला। तो 2012 वाला में तो मैं मिस कर गया था, पेपर ही कॉलेज वाला छोड़ दिया था, वो मुझे बाद में फिर देना पड़ा। लेकिन 2013 वाला में भी मेरा पेपर था, तो मैंने ड्यू परमिशन लेकर के फिजिकल तो मैंने अटेंड कर लिया। मेडिकल के लिए मैंने टाइम मांगा था, 2 दिन का टाइम मांगा कि यस मुझे मेडिकल के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम के बाद बहुत जो भी मुझे पापड़ बेलने पड़े, लेकिन उन्होंने अलाउ कर दिया। उन्होंने बोला कि तुमको पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए था, अब तुम बीच में करते हो तो ये दिक्कत। लेकिन जो भी है ड्यू कंसिडरेशन, वहाँ के आईजी जो थे, मेडिकल आईजी, उन्होंने चलो हमारी बात मान ली थी तो वो दिया। लेकिन आपको यदि कुछ इशू होता है तो आपको पहले ही इन्फॉर्म करना है। अब देखो फिर कैंडिडेट का क्या है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग वन ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस ड्यूली affixed his or her photograph for identity such as driving license, voter ID, Aadhaar card, PAN card, ID card issued by college with them. अदरवाइज ही विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। देखो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेंस जहाँ फिजिकल और मेडिकल ये सारे होंगे, तो वो क्या है कि आपका कैंप होता है, तो आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए। अब देखो एक चीज है कि जो आपने आईडी प्रूफ एक तरह से दिया ही है, एक आईडी प्रूफ आपसे मांगता है जो आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो, तो बेटर है कि उसको आप रखो, उसको भी आप साथ में रखना चाहिए, जो आपने दिया है उसको भी रखो। और लेकिन एक न एक आपको होना चाहिए। फिर आपका जो क्या है कि कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर पीएसटी, पीईटी एंड एमएसटी आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे आर fully eligible and fulfill all prescribed PST, PET and MST standard as mentioned in the advertisement notification, जो आपका 2020 वाला है, पब्लिश्ड इन द यूपीएससी वेबसाइट। ये ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें कह रहा ना कि आपका प्रोविजनल है, तो ये फोर्थ पॉइंट जो एक तरह से क्या है, इसी का वन का एक्सटेंशन है कि यस आपको क्या करना है कि ये सारे चीजें क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना है। जब क्राइटेरिया बहुत सारा जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या एजुकेशनल फॉर्म में, तो वो आप फुलफिल कर रहे हो।
नेक्स्ट है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नोट टू कैरी वैल्यूएबल आइटम विद देम लाइक मोबाइल फोन, सेलुलर, आईपैड, लैपटॉप एटसेट्रा। एग्जामिनेशन सेंटर विल नोट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। ये देखो, ये हर जगह रहता है। तो इसमें मोबाइल तो आज की डेट में ले जाते हैं, तो ठीक है, आप अपना बैग ले जाओ वहाँ। देखो, आप वहाँ जा रहे हो तो 1 दिन में 30 का पीएसटी पीईटी होता है, तो वहाँ एज सच जो ग्राउंड में ही आपका सारा चीज़ होता है, तो ग्राउंड में रख दो। मेडिकल वगैरह के लिए उसी कैंपस में आपका होता है। कुछ जगह जो है जैसे मेडिकल के लिए कुछ कंपोनेंट के लिए आपको बाहर ले जाते हैं। जैसे अब पता नहीं, अब सारे फैसिलिटी शायद हो गए होंगे। जिस समय मैं जैसे आईटीबीपी में दिया था, तो आईटीबीपी जो आपका डिग्री था, वहाँ सारी फैसिलिटी कैंपस के अंदर ही था। लेकिन जो आपका सीआरपीएफ झरोड़ा कलान में उस समय जब हमारे टाइम में था, तो वहाँ वो बाहर ले जाते थे। जो चेस्ट का आपका एक्स-रे होता है, ये इसके लिए आपको एक्स-रे वगैरह के लिए बाहर ले जाते थे। बाकी सुविधाएँ जो है वो टेस्ट भी शायद ब्लड का बाहर से करवाते थे, लेकिन सैंपल आप कलेक्ट कर लेते थे। तो आइदर आपका मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में हर चीज़ होगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया ना, तो होगा। तो आपके कहीं भी आप रहोगे तो आपका सामान वहाँ, लेकिन बेटर है कि कोई भी उस ढंग का चीज़ ना ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आपका है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन ड्यूरिंग पीएसटी, पीईटी और एमएसटी। देयरफॉर कैंडिडेट शुड इंश्योर टू कीप देयर लेफ्ट थंब नीट एंड क्लीन। वो तो ऑब्वियसली है कि देखो, जब वहाँ उस समय करने लगोगे तो वहाँ आप वाटर बॉटल या जो भी है तो वो तो रखोगे ही, तो उसको अपना, जैसे क्या होता है उस टाइप का सिचुएशन होता है, तो यदि आप इधर उधर किए तो धूल, तो वो तो खैर नॉर्मल सा है, उसको कर लोगे। No journey fare is admissible for appearing in the PST, PET, MST. Candidates will make their own arrangement for boarding, lodging during the stay for 2 to 3 days for PST, PET, MST. देखो, इसमें क्या होता है कि जिस भी शहर में है तो 2 से 3 डेज लग जाता है। क्या होता है कि आपको, लेकिन उसमें जैसे ये एसएसबी नहीं है, कुछ लोग का हैबिट है एसएसबी का, तो एसएसबी में इन कैंपस आपको रहने की फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ इन कैंपस फैसिलिटी नहीं है। यहाँ आपका क्या है कि सुबह में जाओगे, जो भी है 8 से 9 बजे डिपेंडिंग ऑन, या 7 से 8 बजे जो भी आपको बुलाएँगे, 8 बजे करीब, तो 8 बजे आप रिपोर्ट करोगे। फिर जितना देर तक प्रोसेस हुआ, जैसे कुछ ट जगह क्या होता है ना कि पहला दिन फिजिकल जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक कर लिए। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कर लिए, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो 4 इवेंट है, मेल के लिए 4 इवेंट और फीमेल के लिए 3 इवेंट, तो उसको करवा लिए। और उसके बाद जो क्या है कि भेज देते हैं कि ठीक है कल आना कुछ टाइम, क्योंकि मेरे साथ भी एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट वाले में ऐसा किए थे। कुछ में क्या होता है कि जो उसी दिन, जिस दिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ किए, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिए, फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिए, उसके बाद फिर क्या है कि उसी दिन जो आपका मेडिकल में जो क्या होता है कि ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, ये सारे चीज़ों के लिए भेज देते हैं। तो ये आपको 2-3 दिन टाइम लगता है, नॉर्मली 3 डेज़ लगता है। पता नहीं, ये मेरे अनुसार 3 डेज़ प्रोसेस में लगता है, क्योंकि हमारा दोनों बार में है 3 डेज़ का टाइम लगा था, ठीक है? तो 3 डेज़ का टाइम लग जाता है। अब देखो क्या है, यू शुड ब्रिंग योर ओन स्पोर्ट्स किट फॉर अपीयरिंग इन द पीएसटी पीटी। देखो, स्पोर्ट्स किट का मतलब है कि शॉर्ट्स आप अपना लेकर के आओगे। अब देखो, जीन्स पहन करके सपोज गए हो, बेटर है ऐसे लोअर पहन करके ही उस दिन जाओ। लोअर पहन तो, लेकिन क्या है कि इस ढंग का स्पोर्ट्स वाला जो भी है जूते, किट का मतलब है कि आपका जूते आपको अच्छा होना चाहिए। मेनली आपको जूता, शॉर्ट्स और बनियान वगैरह आप पहन करके अपना रहोगे। जैसे जब वो चेक करने लगेंगे, तो जो भी अपना अंडरवियर वगैरह, अंडरवियर में आपको रखेंगे मेल के लिए। ऑब्वियसली फीमेल के लिए अपना वो उनके अपने कपड़े में फुल क्लॉथ्स में रहते हैं, फीमेल को फुल क्लॉथ्स में। लेकिन मेल का जब होता है तो मेल का रहेगा कि आपको अपना ये में फिजिकल एफिशिएंसी, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे तो बनियान में आपको सिर्फ रखेंगे, ठीक है ना? चड्डी और बनियान में ये रखेंगे आपको। और फिर ऑब्वियसली मेडिकल में तो इंटरनल आपको वो आपको ये चेक करेंगे ही प्रॉपर सारी चीज़ों को, ठीक है? तो आपको स्पोर्ट्स किट के तौर पे है कि अच्छा जूता जो हो अच्छा होना चाहिए, जूता और जो भी है आप लोअर्स अपना पहनने के लिए, यही मेन है स्पोर्ट्स किट में, और ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, जो ये वीमेन के लिए है कि प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पीएसटी, पीईटी एंड एमएसटी विल बी डिस्क्वालिफिकेशन एंड कैंडिडेट ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल विल बी रिजेक्टेड। तो ये है कि स्पेशल ऑब्वियसली है कि वो फॉर्म के टाइम में ही आपको बता दिया जाता है कि जिस
समय फॉर्म फिल करते हो कि उसी समय है कि जैसे प्रेगनेंसी विल बी कॉज ऑफ रिजेक्शन। फीमेल कैंडिडेट्स देमसेल्व्स विल रिस्पांसिबल फॉर एनी मिसहैप ड्यूरिंग पीईटी कॉज ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड सेपरेशन देयर ऑफ। देखो क्या होता है बहुत बार, जैसे अब क्या है कि वो चेक करते हैं, तो वो मान के चलो किसी ने सेपरेशन ये किया इंफॉर्मेशन, तो उसके कारण कोई मिसहैप हो सकता है सपोज ये करके, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अदरवाइज वो डिस्क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है, दिस इज द कैंडिडेट्स कॉपी टू बी केप्ट विद कैंडिडेट टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी कि ये जो मिलेगा आपको, जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसके में ही इंफॉर्मेशन ये लिखा रहेगा, तो ये इसको आप अपना रखें। इट शुड बी शोन इन द एग्जामिनेशन सेंटर वाइल एंटरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन आस्किंग बाय द बोर्ड और एनी अदर ऑफिसर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यानी कि इसको जो है आपको पूरा फाइनल तक रखना है। जिस भी टाइम, जैसे मान के चलो कि जैसे यूपीएससी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो उस समय भी आपको रखना चाहिए ये सारे जो भी है वो उसको अपने पास रखो। नेक्स्ट है, कैंडिडेट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट और इंजुरी अकरिंग ड्यूरिंग पीएचडी पीईटी और एमएसटी। कुछ भी जैसे होता है, मान के चलो कि आप बहुत सारे कैंडिडेट का सपोज इंजुरी हो गया, आप रनिंग कर रहे थे उसमें इंजुरी हो गया, गोला फेंक रहे थे उसमें इंजुरी हो गया, लॉन्ग जंप कर रहे थे उसमें इंजुरी हो गया, या व्हाट्सोएवर केसेस में इंजुरी हो गया, तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसे होता है ना कि इंडेमनिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग फॉर पीएचडी पीईटी। एनी कैंडिडेट फाउंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एनर्जेटिक मेडिसिन ड्यूरिंग पीईटी विल बी डिबार्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। देखो क्या होता है कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो ब्लड और यूरिन जो टेस्ट होता है, वो उसमें आपका यदि कुछ भी उस ढंग के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो आपको रिजेक्शन, आप लायबिलिटी होगे। तो इस वजह से ऐसा नहीं करना है। इसमें ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है जिसमें कि आपको इस प्रकार का करने की जरूरत है। देखो ये जो है, आप ऑफिसर के लिए जा रहे हो, आप कांस्टेबल के लिए नहीं जा रहे हो कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ा रहा है, या फिर एसआई के लिए नहीं जा रहे हो कि 1600 मीटर दौड़ा रहा है। यहाँ मात्र 800 मीटर है, और 800 मीटर भी 3 मिनट 45 सेकेंड आराम से दौड़ जाओगे। 16 सेकेंड में आपका मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 18 सेकेंड 100 मीटर आराम से। फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड, तो ईजिली कर सकते हो। वीमेन के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, उनके लिए शॉर्ट पुट है नहीं, गोला फेंकना नहीं है, और लॉन्ग जंप 3 मीटर, और आपके लिए मेल के लिए 3.5 मीटर। तो आप आराम से कर सकते हो, तो कोई ऐसा इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। देखो एक ध्यान रखना कि अभी से ही पानी अधिक पीने की आदत डालो, टेक मोर वाटर। जैसे रनिंग आप कर रहे हो डेली, मैं समझ रहा हूँ कि आप जो भी रिटेन क्वालिफाई हो, डेली एटलीस्ट फिजिकल अपना कर रहे हो, और फिजिकल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इवन इफ आपको लगता है कॉन्फिडेंट, देखो मैंने बताया ना कि कॉन्फिडेंट हो तो आप कम कर सकते हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट हो तब भी आप उसको हल्के में नहीं लो, जो इस जॉब के लिए सीरियस हो। जो मजाक में के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपियर हुए थे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना कि सिविल सर्विसेज उनका मेन टारगेट है, इसको बस एक सेकेंडरी में रखते हैं, तो ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हो, तो वो अपना पूरा रखो। देखो एक जो हो ओवरवेट में, जो बहुत सारे जो कैंडिडेट अंडरवेट में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैंडिडेट ही का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं ओवरवेट होते हैं। जो अंडरवेट बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं एक्सेप्शनल, लेकिन ओवरवेट ज्यादा होता है। तो देखो जो ओवरवेट में है, आप अपना हाइट और एज उस ब्रैकेट से आप देख लोगे कि कितना हमारा हाइट है, कितना एज है, उस अनुसार कितना वजन होना चाहिए शरीर का, जो वेट होना चाहिए। अब यदि ज़्यादा है तो 2 किलो 3 किलो ज़्यादा है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो वो अलाउ होता है। लेकिन यदि 5 किलो 8 किलो 10 किलो ज़्यादा है, तो वो टेम्पोररीली आपको रिजेक्ट कर देंगे, फिर आप रनिंग करके और फिर री-मेडिकल में आपको जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है। देखो रनिंग वेट कम करने का बेस्ट एक्सरसाइज है। रनिंग से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप यदि डेली है, जैसे 800 मीटर का रहा है, तो आप 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ो, थोड़ा फास्ट में से दौड़ो, तो आपका वेट आराम से कम हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी अच्छा आ जाएगा। और जो लॉन्ग जंप में ध्यान रखना कि जो फास्ट रनर है वो लॉन्ग जंप भी अच्छा कर पाएगा, तो आप लॉन्ग जंप के लिए फास्ट रन करो, तो आपका सही हो जाएगा। अब देखो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी ये आपके रहेंगे, ये कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे हमें 8527146498 पे मैसेज करना, या टेलीग्राम 7404909669। और प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट कॉल, नो कॉल अनलेस अदरवाइज मैं अलाउ आपको करूंगा, या एकदम इमरजेंसी हो तभी आप, अदरवाइज कॉल मत करो, आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या जरूरत होगा तो हम बात भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।